रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं। क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. यह रोशनी का कारवां में स्वागत है आप तमाम लोगों का। मैं हूं अरशद इकबाल और मैं हूं सलीमा रजा। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करें इस मुश्किल मगर खूबसूरत शेर के साथ। इरशाद। हिना फितरत हूं मुज़मिर, सुर्ख रुई है मुसीबत में, निखरता हूं मैं जितना, पीसता है आसमां मुझको। वाह, क्या बात कही है। यानी कि मेहंदी किसी फितरत है, गुण है हमारे। मुसीबत जितना इम्तिहान लेती है, मुश्किलें जितना आजमाइश में डालती हैं, इंसान उतना ही निखरता है, संवरता है। वाह वाह, क्या बात है। और सच पूछो अरशद, तो चुनौतियों ने ही हम लोगों को भी यहाँ इस तरह बैठकर उनका हल ढूंढने का मौका दिया है। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम की किसी शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, जिसे पेश करेंगे जॉर्ज अब्राहम। हाँ, मगर उस शख्सियत के बारे में तो कुछ बताते चलिए। अनुराधा मोहित हैं आज हमारी बातचीत का हिस्सा, जिन्होंने अपने डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और अनथक कोशिशों से हजारों की जिंदगी में रोशनी फैलाई है। तो चलिए सुनते हैं अनुराधा मोहित और जॉर्ज अब्राहम की बातचीत। अनुराधा जी, आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में स्पेशल रैपिटर फॉर डिसेबिलिटी के ओहदे पे काम कर रहे हैं। आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आपका काम क्या है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को असिस्ट करना, उनके जितने भी काम हैं उनमें विकलांगता के क्षेत्र में स्पेशली, जैसे कि NHRC में एक लॉ डिवीज़न है जहां आम नागरिक जो है वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो अगर वो कंप्लेंट डिसेबिलिटी राइट से रिलेटेड है, वैसे कंप्लेंट्स में अगर कमीशन को मेरी किसी भी किस्म का एडवाइस चाहिए तो वो प्रदान करना। उसके बाद में कमीशन के अंदर मानव अधिकारों की जो अवेयरनेस और एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं कमीशन के, उनमें किस तरह से विकलांगता का जो एक पुट है उसको सम्मिलित करना है, इसकी भी एडवाइस करना और उसके बाद में उसका कंटेंट प्रोवाइड करना। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड आजकल UN पे पारित होने वाला है या हो रहा है। इसमें आप डीपली इन्वॉल्व हैं, तो आपका रोल इसमें क्या है? ऐसा है कि विकलांग व्यक्ति और उनके संस्थाओं ने विश्व भर में कुछ 20 साल तक एक मुद्दा उठाए रखा लगातार कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए जो लोगों पर बाधित हो, जो सरकारों पे बाधित हो। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की, उसके बहुत से कारण हैं, जिनमें से मुख्य ये कि जितने पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स, बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उनके अंदर विकलांगता की बात नहीं की गई। और ये काम हम कर रहे हैं। और हमारे NHRC जो भारत का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको एक बहुत बड़ा ये गौरव प्राप्त है कि ह्यूमन राइट्स जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने NHRC को अप्रोच किया कि क्या वे सभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस के बिहाफ पर इस जो एड हॉक कमेटी में जहाँ पर इस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है वहाँ पर क्या वे उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हम लोगों ने उसमें, कमीशन ने हाँ बोली और मुझे इस काम को करने का पिछले 4 साल से अवसर मिला है। आप दृष्टिहीन हैं और साथ में आप महिला हैं, इसके बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक जगह बनाई है।
आपकी इस सफलता का राज क्या है? मैं समझती हूँ कि जो मुझ में ऐसे ख़ास क्षमताएं हैं वो शायद सभी विकलांग व्यक्तियों में आ ही जाती है, क्योंकि बचपन से ही जब नेत्रहीन मैं हुई तो हर रोज़ ज़िंदगी एक नया चैलेंज बनकर सामने आती थी, और रोज़ डील करने से क्या होता है कि आप के हौसले जो हैं वो दिन ब दिन बुलंद होते रहते हैं, क्योंकि आप छोटी मुश्किलों से फिर डरते नहीं। और महिला अगर विकलांग हो मेरी तरह तो उसको थोड़ी सी और हिम्मत की ज़रूरत ज़रूर रहती है, क्योंकि ऐसा है कि बाहर का समाज आपकी विकलांगता, आपका महिला होना इस्तेमाल कर लेता है एक सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए, आपसे आगे जाने के लिए। सच्चाई ये है कि हर कदम पर आपको एक समाज के सामने, आप जहाँ भी हैं, एक प्रूफ देना रहता है अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी काबिलियत का। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा दायित्व रहता है, ना के लिए केवल खुद की लड़ाई है, खुद के लिए जगह बनानी वो तो एक अलग चीज़ है। मैं जब भी बाहर गई हूँ, मैंने घर के बाहर कदम रखा या घर के बीच में भी बैठी, तो मुझे लगा कि मैं अपने नेत्रहीन, विकलांग और महिला समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और अगर उनका प्रतिनिधि जो है वो जैसा इम्प्रेशन समाज में देगा वैसा ही समाज अवधारणा जो है वो अपनी विकलांग लोगों के लिए बनाएगी। इसलिए मेहनत करना और कुछ अच्छे नियम जो कि हमेशा ही साथ देते हैं। आज बोल रही हूँ कि जहाँ पर भी मैंने काम किया, मैं काम पर डिपेंडेंट नहीं रही, काम मुझ पर डिपेंडेंट हो गया। आपने ये कैसे मैनेज किया? बहुत फोकस ज़िंदगी में रहना पड़ता है। और मान लीजिए कि मेरे को पेपर लिखना है एजुकेशन ऑफ द डिसेबल पर, अगर मैं ओशो पढ़ती हूँ तो मैं ओशो को भी एजुकेशन पर पढ़ती हूँ, अगर मैं औरबिंदो पढ़ती हूँ तो उसको भी एजुकेशन पे पढ़ती हूँ, अगर मैं गांधी पढ़ती हूँ तो तब मैं उसको भी एजुकेशन पे पढ़ती हूँ। माने मैं जो लेखक मुझे पसंद हैं, जिनकी लेखनी मुझे पसंद है, मैं उनके भी लेख उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ती हूँ जिसमें मुझे काम करना रहता है। मैं जीती हूँ उस अपने काम को। अनुराधा जी, आपके हॉबीज और स्पेशल इंटरेस्ट क्या हैं? लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, और दूसरे इंटरेस्ट, मेरा थिएटर में बहुत इंटरेस्ट था। बल्कि जब मैं छोटी थी तो मैं समझती थी कि थिएटर इज़ गोइंग टू बी माई फ्यूचर। वो मुझे समझाया गया कि आपका फ्यूचर वो नहीं होगा, वो आपकी हॉबी होगी तो उसमें आप करियर नहीं बना पाएंगी। जैसा मेरे पास समय हो, जिस किस्म की मेरी व्यस्तता हो, आई वुड प्रेफर वॉचिंग a movie and not a very serious movie with a comedy element. That's what I prefer. Or watch a television show with a comedy element in it. जाते जाते अनुराधा जी, आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपको काम मिला है, आप अपने मन में बिल्कुल क्लियर रहिए कि ये काम आपने खुद चुना है। अगर आप इस चीज़ के लिए क्लियर हैं तो आधी समस्याएं जिंदगी की वहीं सॉल्व हो जाती हैं। जब ऐसा समस्या सामने आए और कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं हो, आपको काम पसंद नहीं हो, उसी वक्त अपने आप को याद दिलाओ कि ये काम आपने स्वयं चुना था, आप बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ये कि कभी कभी जाने में और अनजाने में लोग ऐसी बात हमसे कह जाते हैं जो हमें दिल को दुख देती है, उससे हमें बहुत क्षोभ होता है, गुस्सा आता है। अगर किसी तरह से आप उसको उस समय कंट्रोल कर सके, अपने ऊपर एक नियंत्रण कर सके और उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक समय ले लीजिए, आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रास्ता हमेशा ही दिखाई देगा उस समस्या से निपटने का। और तीसरी बात ये है कि कुछ समस्याएं दूसरे लोगों के विचारों की रहती हैं, आप उनको एकदम से बदलने का बीड़ा मत उठा लीजिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति का दोस्त बनिए। पर मैंने ये देखा है कि सामने वाले बदलते तब हैं जब सामने वाले के अपने मन में बदलने की इच्छा पैदा हो। और आखिर में ये कहूँगी कि अगर आप विकलांग हैं, मेहनत आपका सबसे अच्छा साथी है, इसको चुन लीजिए। अच्छा, तो एक बात अक्सर मेरे जहन में चलती रहती है कि हम में से हर आदमी के कुछ मजबूत पहलू हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं। हम बहुत सा काम तो बहुत बखूबी कर पाते हैं और
कई काम हमारी सलाहियत से बाहर होते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई दूसरा हमें कुछ अजीब नजरों से देखे तो कैसा लगेगा? जाहिर है बुरा लगेगा भाई। ऐसे में तो उम्मीद यही होगी ना कि कोई आगे बढ़े और उस कमजोरी को दूर करने में हमारी मदद करे। बेशक ऐसा ही ख्याल है कैरोलाइन केसी का। जन्म से दृष्टिहीन कैरोलाइन का मानना है कि समाज के हर इंसान का फर्ज है कि वो शारीरिक रूप से चैलेंज लोगों को अजीब नजरों से देखने के बजाय उन्हें गहरे जाकर समझे और उनके लिए मददगार साबित हो। तो फिर आइए मिलते हैं क्रिकेट के जाने माने कमेंटेटर हर्षा भोगले से, जो हमारी मुलाकात कराएंगे कैरोलिन केसी से। कैरोलाइन केसी एक ऐसी महत्वाकांक्षी महिला जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि दृष्टिहीन लोग भी किसी से कम नहीं। आयरलैंड की सबसे प्रतिष्ठित महिला 33 वर्षीय कैरोलाइन केसी एलिंग फाउंडेशन की संस्थापक हैं। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद कैरोलाइन ने उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिन्हें पाने का सपना शायद एक आम इंसान देख भी ना पाए। असमर्थ लोगों की काबिलियत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने जनवरी 2001 से मई 2001 के बीच हाथी पर करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय किया था। अपने इस सफर में उन्होंने आयरलैंड के नेत्रहीन लोगों और एशियन हाथियों की सुरक्षा के लिए हजारों डॉलर की राशि जुटाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे कई और रोमांचकारी अभियानों के जरिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए बड़ी रकम जुटाई है। अपने इन महान कार्यों के लिए कैरोलाइन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो कैरोलाइन ही थीं जिन्होंने आयरलैंड में पहली बार 2 एबिलिटी अवार्ड्स की शुरुआत भी की। आज भी कैरोलाइन ऐसे ही महान कार्यों में जुटी हुई हैं और चाहती हैं कि हर नेत्रहीन जीवन में आगे बढ़ें और अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा। अर्शद, हर्षा को बोलते सुना तो याद आया कि क्रिकेट से जुड़ी भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। लो कर लो बात, यहाँ भी क्रिकेट, वही गेंद वही बल्ला, इनसे तो भैया हमने झाड़ा पल्ला। मुझे लगता है कि मुझे भी तुमसे पल्ला झाड़ लेना चाहिए। सुनते ही नहीं हो, बस उड़ लिए। लो, मैं नहीं उड़ा, मेरे होश उड़ गए आपकी ये बात सुन के। अरे भाई मैं वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात कर रही हूँ, ब्लाइंड वर्ल्ड कप की। ओह ऐसा, तो बताइए ना। तो सुनिए ना दोस्तों, हमने अपने 7वें एपिसोड में बताया था कि 3rd ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट विल बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 4th to 18th December 2006। लेकिन अब इट्स शिफ्टेड टू इस्लामाबाद पाकिस्तान और अब ये मैचेस 3 से 16 दिसंबर तक होंगे। जी हाँ, और उम्मीद की जा रही है कि 9 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। और आपको बताता चलूं कि इस बार वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीम अपना पहला कदम रख रही है। आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 1998 में खेला गया पहला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता था और ये न्यू दिल्ली में खेला गया था। दूसरा वर्ल्ड कप 2002 में हुआ था जो कि चेन्नई में खेला गया था और पाकिस्तान ने जीता था। इस बार इंडियन टीम के हौसले बुलंद हैं। अब देखें हमें कितनी सफलता मिलती है। सलीमा, क्यों ना एडवाइस सेक्शन की तरफ बढ़ें अब। हाँ, वैसे भी लो विजन रिहैबिलिटेशन से संबंधित हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस अहम मसले पर रोशनी डाली जाए। आपको याद होगा कि हमारे पिछले किसी एपिसोड में इस मुद्दे पर सच्चू रामलिंगम ने हमें एडवाइस किया था और आज फिर से हम उन्हें ही आवाज दे रहे हैं। उनसे बात करेंगी मोनिका। सच्चू जी, ये बताइए कि वयस्कों में आमतौर पर लो विजन इंटरवेंशन या अल्पदृष्टि मध्यस्थता क्या क्या है? यूजुअली उनके रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, रिकग्निशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब पहचानना, किसी व्यक्ति को पहचानना। तीसरी बात, मोबिलिटी में मतलब गतिशीलता में प्रॉब्लम आ जाता है कि रात के टाइम में या जब कम रोशनी है तब आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। बहुत जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अपने एक
कमरे में सीमित रहना सीख लेते हैं और जो लेडीज़ होते हैं, औरत होते हैं, अपने घर की कामकाज छोड़ देते हैं बहू के ऊपर या अपने बेटियों के ऊपर। पर ये कोई कारण नहीं है कि मेरी नज़र कम है तो जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन तो इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, जैसे चेक को फिल करना होता है, साइन करना, करेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब रुपए के नोट कैसे पहचानने हैं, नज़र जितना नज़र बाकी है उसको रख के पहचानने का सिखाते हैं। और आगे चलने फिरने का तो मैंने बता दिया है। और जो व्यक्ति की इच्छा है उस उम्र में करने का, वो हर हालत में उनको कैसे करवाए, यही इंटरवेंशन होता है। नीड बेस्ड हम कहते हैं इसको। अल्प दृष्टि वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? जो लो विजन या अल्प दृष्टि के बच्चे होते हैं वो बीच में होते हैं। वो अपने आप को नॉर्मल साइटेड बच्चे भी मानना चाहते हैं और बीच बीच में वो ऐसे कुछ कार्यक्रम हो जाते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं और आसपास के लोग उनको ब्लाइंड कह देते हैं। तो उनको दो पर्सनालिटीज़ के बीच में जूझना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है एजुकेशन में, जब वो एजुकेशनल स्ट्रीम में आते हैं चैलेंजेस भी ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस बच्चे को स्पेशल स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल जो एक्सक्लूसिव ब्लाइंड लोगों के लिए हैं वहाँ पढ़ना चाहिए। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये बच्चे को तो इतना नज़र काफ़ी है कि ये रेगुलर स्कूल जो अड़ोस पड़ोस में जो भी नॉर्मल स्कूल है उसमें पढ़ना चाहिए। और ये जब बच्चे रेगुलर स्कूल या नॉर्मल स्कूल जाते हैं वहाँ टीचर्स से प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये बच्चा बोर्ड नहीं देख पाता है, ये बच्चा किताब बहुत नज़दीक रख के पढ़ता है, इसका नज़र ठीक करवा के आइए फिर हम स्कूल में लेते हैं। तो ये तो होता है इसलिए कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। पर यही सबसे बड़ी चैलेंज है कि कौन से स्कूल में बच्चे पढ़े और जो माँ बाप उस बच्चे के लिए स्कूल चाहते हैं उस स्कूल के एडमिशन मिले। दूसरी चैलेंज ये हो जाती है। और तीसरी चैलेंज ये हो जाते हैं कि वहाँ के टीचर्स जो इस बच्चे को हैंडल करेंगे वो सारे कितने कोऑपरेशन ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं वो कितने देते हैं। इस बच्चे को सेग्रीगेट अलग रख देते हैं और कहते हैं तुम घर में जाके सब कुछ करो, या इस बच्चे को उतना अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने आप एक सुंदर फ्लावर बने और compete करे और इक्वली वैसे ही पढ़ाई करें जितना वो बच्चा बाकी बच्चे करते हैं। तो अगर वो स्पेशल स्कूल में भेज दें तो सब कुछ वहाँ उस बच्चे का देखभाल हो जाता है। पर जब रेगुलर स्कूल में या इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव स्कूल जो हम कहते हैं उसमें जब बच्चे को डालते हैं तो फैमिली सपोर्ट जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। सच्चू जी, अब ये बताएं कि वो घर या स्कूल या कार्यक्षेत्र जहाँ जहाँ भी अल्प दृष्टि वाले लोग हैं वहाँ किन विशेष परिवर्तनों को लाने की आवश्यकता है? जैसे कोई सीढ़ियाँ हैं तो उसमें सिंपल एक कॉन्ट्रास्ट कलर की पेंट उस सीढ़ी के एज में लगा सकते हैं। इससे जो व्यक्ति को देखने में सीढ़ियों को की हाइट कितना है वो देखने में मदद हो जाती है। और दूसरी बात है कि हर जगह पे अच्छी लाइटिंग होने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये है कि जो भी दिया जाता है उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए बड़े बड़े अक्षर में हो। जैसे कंप्यूटर अगर उस व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो कंप्यूटर में आजकल बेसिक एडजस्टमेंट्स खुद उस व्यक्ति कर सकता है कि छोटे छोटे अक्षर बड़े हो या बड़े बड़े अक्षर छोटे हो। तो ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए अलाव करे। और फिर दूसरी बात है कि जो भी काम करते हैं उसकी कंट्रास्ट हो। जैसे घर में अगर कोई बच्चा टेबल पे बैठ के कर रहा है वो टेबल डार्क कलर का हो सकता है ताकि उसकी किताब जो है वो लाइट रंग का हो और उसको उसके सामान जो टेबल पे रखता है वो ढूंढने में उतनी मुश्किल नहीं हो। ऐसे ही घर के अंदर के सारे कमरे में भी किचन में थोड़ा कंट्रास्ट दे दे, मतलब बॉर्डर में डार्क और बीच में लाइट कलर या लाइट के बैकग्राउंड में डार्क, तो ये बहुत फ़र्क हो जाता है। अल्प दृष्टि या लो विजन लोगों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है? इंडिया में जो कानून है PWD एक्ट उसमें तो लो विजन इंक्लूडेड है। जो 7 डिसेबिलिटीज़ कवर किए गए हैं उसमें तो लो विजन इंक्लूडेड है।
पर उसके डेफिनेशन बहुत वेग है। आदमी जब उसको पढ़ता है तो वो कंफ्यूज रह जाता है कि अच्छा ठीक है, तो लो विजन तो ये है, पर उसको किससे किस तक लो विजन को कहे, तो वो डेफिनेशन एज ऑफ नाउ है नहीं। तो वो बात है। वैसे सारे एम्प्लॉयमेंट में हो या एजुकेशन में हो, जो सारे एस्पेक्ट्स जो कवर किया गया है हमारे लॉ में, उस सब में लो विजन व्यक्ति को इंक्लूडेड है। चलते चलते हमें ये बताइए कि भारत में लो विजन लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ कहाँ हैं? नॉर्थ में तो श्रॉफ आई हॉस्पिटल जो दरियागंज में है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लो विजन रिहैबिलिटेशन और एनहांसमेंट सर्विसेज है। मतलब कि ट्रेनिंग और लो विजन डिवाइसेस जो है सब एक ही जगह पे, एजुकेशन, वोकेशनल गाइडेंस सब एक ही जगह पे मिलता है। इसके अलावा वेणु आई हॉस्पिटल में भी होता है, कैलकाटा में भी है, और देहरादून में शार्प मेमोरियल इंस्टीट्यूशन है, गुजरात में ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन है, और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो बॉम्बे में है, वहाँ भी कुछ होता है। साउथ में जाएं तो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है जो हैदराबाद में है, और नीचे साउथ जाएं तो अरविंद आई हॉस्पिटल है, और मैंने सुना है कि शंकरा आई इंस्टीट्यूट जो कोयम्बटूर में है वो भी लो विजन सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पूना में भी है, और आजकल लो विजन सर्विसेज की जो अहमियत है वो सब देखने लगे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें बहुत कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अपनी तरफ से जितना हो फिनेंशियल सपोर्ट वो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हाँ सलीमा जी, बातें तो हमने काफी कर ली हैं, अब तनिक हमका ऊ सुनवाएं जे सुने खातिर हमर मनवा डोलत है भाई। अच्छा, तो आपको हवा लग गई। दोस्तों, इनकी खबर तो हम बाद में लेबा, पहले आपकी मुलाकात करवाऊं उस आवाज से जो आपके कानों में रस घोल देगी। भुवनेश्वर की जी स्वप्ना ने अपना रिकॉर्डेड गाना हमें भेजा है। इनकी संगत तबले पर दी है उनके भाई श्रीधर ने। और आपको ये बता दें कि स्वप्ना और श्रीधर दोनों ही दृष्टिहीन हैं। स्वप्ना एक ट्रेन्ड सिंगर हैं, गांधर्व महाविद्यालय मुंबई से। इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में विशारत किया है और अब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपनी आवाज का जादू जगा रही हैं। स्वप्ना जी, मैं आपको दोहरी बधाई देना चाहता हूं। एक तो आपकी खूबसूरत आवाज के लिए और दूसरे आपके प्रयास के लिए। आपने हमारी कोशिशों की अहमियत को समझा और रिकॉर्ड किया हुआ गाना हम तक भेजा। इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया।
और लीजिए, पहुंच गए हम लोग अब उस सवाल पर जो कि हमने आपसे किया था प्रोग्राम नंबर 16 में। और वो सवाल था कि उस प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिसने कि अकबर के दरबार में गाने से इनकार कर दिया था। नेम द फेमस सेंट पोएट हु रिफ्यूज्ड टू सिंग इन द कोर्ट ऑफ अकबर। और सही जवाब है संत सूरदास। और इसका सही जवाब भेजने वाले हैं अंशुल मिश्रा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। मिश्रा जी, आपको आईवे की एक्सक्लूसिव टी शर्ट भेजी जा रही है, बहुत बहुत मुबारक हो। आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, पीओ बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, पीओ बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। अब का करल जाए भाई? भैया, समय तो होत है सब लोगन का नमस्कार करेगा और सब लोगन से विदा लेगा। तो हम लेते हैं आपसे विदा, कहते हैं खुदा हाफिज। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी